हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है ना। आज हमारा टॉपिक होने वाला है एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। और हमने लेक्चर्स में देख लिया था क्या क्या हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। ठीक है, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक नंबर से। तो देखिए, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर, इससे पहले हम ये देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता था, लोकेशन, और प्रोटॉन कहाँ मिलता था और न्यूट्रॉन कहाँ मिलता था। ठीक है, तो बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देख लिया था। बोर्स थ्योरी हमने लास्ट पढ़ लिया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे ये बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। इस तरह से ये ऑर्बिट क्या है? ये ऑर्बिट होता है या हम शेल कहते हैं इसको, है ना। फिर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद हमें एटॉमिक नंबर आराम से समझ में आएगा और एटॉमिक मास भी। ठीक है, तो देखिए, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जो है प्रोटॉन भी रहता है और क्या रहता है, ये प्रोटॉन मैंने रेड से दिखा दिया और ये ग्रीन कलर से मान लीजिए ऐसे न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस में रहता है। तो देखिए, ये भी चीज़ हमने देखा था कि है ना, मास जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, मास जो है इलेक्ट्रॉन का बहुत नेग्लिजिबल होता है, आप ये कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे था, ये देखिए, ग्रीन कलर से नहीं, इलेक्ट्रॉन हम ब्लू कलर से शो करते हैं। देखिए क्या था, बोर्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में रहता है, उसकी फिक्स ऑर्बिट की खुद की फिक्स एनर्जी होती है ना, उसी में ये रिवॉल्व करता रहता है। तो इस तरह से मान लीजिए, अभी हम पर्टिकुलर एलिमेंट का नहीं देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे पता है हमें कि ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो आउटसाइड द न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन है, बीच में न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए हमारे एटम के। ठीक है, सब एटॉमिक क्या? फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम। ठीक है, यानी कि 3 यूनिट थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब देखिए कि ये हमने देखा था कि फर्स्ट शेल, यानी कि फर्स्ट शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस का n = 1 रहता है और इसका नाम होता है K। ठीक है, फिर हमने देखा था इसके बाद n = 2 होता है, इसका नाम होता है L। फिर एक और बनेगा, एक और बनेगा, इसके बाद भी एक और बना देते हैं। ठीक है, तो ये 4 शेल है, और भी शेल्स होते हैं आगे और होते हैं, लेकिन हमें बस इतना ही देखना है क्या? K, L, और फिर नेक्स्ट क्या है? ये वाला n = 3, इसका नाम है M। ये n = 4, इसका नाम है N। K, L, M, N। अब देखिए इसकी जो एनर्जी है, ठीक है ना, ये बोर्स ने कहा था कि एनर्जी जो है वो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, यानी कि K, L, M, N। यानी कि आप अगर इधर से ऐसे मूव करेंगे तो एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि सबसे लो एनर्जी किसकी होगी, के शेल की, उसके बाद उससे ज़्यादा किसकी होगी, एल शेल की, और ये एम शेल और फिर एन शेल की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इतना समझ में आ गया। और अब ये देखिए कि जो किसी भी एटम के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज क्या है कि ये देखिए, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस में, इसमें आप देखिए ये ग्रीन वाला हमने एक किसी को मान लेते हैं प्रोटॉन, एक किसी को न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब ये देखिए कि इसमें जो है जितना भी एटम का मास जो है आपका, जितना भी प्रेजेंट होता है मास, ठीक है ना, एटम का मास वो इसी के अंदर होता है, ठीक है। अभी मास पे भी बात करेंगे, ठीक है ना, पूरा न्यूक्लियस में ही रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल। फिर और ये जो है इनका जो मास है, ये दोनों का, ये कंसिडरेबल होता है, यानी कि हम कंसीडर इसी के मास को करते हैं एटम के अंदर पूरा। कंसिडरेबल मास आप कह सकते हैं, कंसिडरेबल मास, ठीक है। तो देखिए ये पूरा नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर जो है वो Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता है, बस एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सिंपल सी चीज़ है, हमने देख लिया प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, शेल्स क्या है, सब कुछ देख लिया हमने। अब सीधा बात आती है एटॉमिक नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन, किसका है, एटम, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, जो कि Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, एटॉमिक मास भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल किसका, इन दोनों का एग्जाम्पल हम देखेंगे बहुत अच्छे से, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मास से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक चीज और देखिए कि नंबर ऑफ, मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है अगर, तो हमारा जो एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन है, यानी कि एटॉमिक नंबर हम डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर एटॉमिक नंबर डिफाइन कर सकता है, तो वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि किसी एटम का अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बात वो हो गई। और एक ये चीज़ देखिए कि एटॉमिक नंबर आखिर एलिमेंट का क्या बताता है, ठीक है, एलिमेंट का क्या डिफाइन करता है। ये तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो जो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। लेकिन हमें ये देखना है कि वो आखिर क्या एलिमेंट का बताता है। एलिमेंट का वो कैरेक्टरिस्टिक बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कुछ अगर है, जैसे कि 6 है, 7 है, 8 है, तो वो क्या है, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वो बता रहा है। कैसे बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि
जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन वो डिफाइन कर रहा है एटॉमिक नंबर को। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, एटॉमिक नंबर। यहाँ लिख देती हूँ मैं Z। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये विच इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे वैलेंसी। वैलेंसी टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। ये सारी चीजें हम नहीं देखते हैं फिर आगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है क्या, वैलेंसी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बताता है। ठीक है, अभी हम करेंगे, वो टॉपिक भी आएगा। तो वैलेंसी बताता है, तो क्या होगा कि इसका मतलब है कि वैलेंसी क्या बताती है, वैलेंसी हमें ये बताती है, वैलेंसी क्या है, रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे किससे रिएक्ट करता है, कौन सा एलिमेंट किस तरह रिएक्टिव है नहीं है, ये चीज़ हमें वैलेंसी बताती है। तो रिएक्टिव कैपेसिटी हम कह सकते हैं एलिमेंट की, रिएक्टिव कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये समझ आया कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। देखिए रिएक्टिव कैपेसिटी ही तो ये कैरेक्टरिस्टिक, या फिर आप कह सकते हैं इसको प्रॉपर्टीज, क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी बताता है। तो एलिमेंट के बारे में बता रहा है ना कैरेक्टरिस्टिक, कि वो कैसा है, रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अभी आगे हम वैलेंसी पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिएक्टिव होते हैं ज़्यादा, या फिर मतलब क्या होता है सारा प्रोसेस, वो वैलेंसी से रिलेटेड है, अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगी उसको। ठीक है, तो यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन वैलेंसी। ठीक है, और यू कैन से वैलेंसी इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो आप देखिए, तो वैलेंसी है वो रिएक्टिव कैपेसिटी बताता है एलिमेंट का, जो कि है क्या, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। समझ आई बात कि किस तरह से एटॉमिक नंबर हमारा डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट के। ये अदर देन द डेफिनेशन बात हो गई यहाँ पे, कि आखिर आप जब पढ़ रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर आप एटॉमिक नंबर अगर पढ़ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर आखिर क्या बता रहा है वो भी तो आप जानेंगे कि बता क्या रहा है ना। अब इसके बाद ये नोट कर लीजिए, ये नोट हो गया है अगर, तो फिर हम एटॉमिक मास स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक मास से पहले एक ये चीज़ देखने की, एटम जो है, एटम हमारा जो है उसके वो उसको किस तरह से उसका मास मेज़र किया जाता होगा। ठीक है, आखिर क्या हुआ होगा जो मेज़र किया जाता है उसका मास कैसे, मतलब कह देते हैं, चलिए ठीक है मैं अभी बता देती हूँ। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो हम कह तो देते हैं कि इतना है उतना है, मतलब अभी इतना तो आपको पता होगा, पीरियोडिक टेबल में देख करके आपने देखा होगा कि एटॉमिक मास क्या है, ये सब पहले भी पढ़ा हुआ है आपने। लेकिन अब ये चीज़ है कि भाई इसके कैसे मेज़र किया जाता हो। जैसे होता है भाई हम अपना वेट है वो केजी में कर लेते हैं, या लिक्विड चीज़ें हैं वो सब मिलीलीटर लीटर्स में ये सब में कर लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि एटॉमिक मास का क्या हुआ होगा, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल पहले आपको देखना होगा, और वो एग्जाम्पल क्या है वो मैं अभी बताती हूँ। हम उसके बाद एटॉमिक मास करेंगे, वो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए एक हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक एग्जाम्पल मैं सिर्फ पहले दे रही हूँ, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका हमें मास जो है पता है, नोन मास जो है वो पता है हमें। तो पता है, मान लीजिए कि 12 kg, ठीक है, 12 kg मास है इसका। ऑब्जेक्ट ए कर देती हूँ मैं इसको, क्या कर देती हूँ, ऑब्जेक्ट ए विच हैज मास 12 kg। ओके, अब मेरे पास अब एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है मुझे नहीं पता। ठीक है,
तो हम जनरली क्या करते हैं कि जैसे हम जाते हैं वहाँ दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं जब सामान लेने के लिए, तो क्या होता है कि हम 1 किलो चीनी मांगते हैं, ठीक है, 1 किलो चीनी चाहिए भाई हमको। तो वो क्या करता है शॉपकीपर कि 1 किलो चीनी को एक तरफ रखता है वेइंग स्केल पे, यानी कि तराजू कहिए या वेइंग स्केल जो होता है, ठीक है, इस तरह से ऐसे लगा होता है ये नीडल सा, ठीक है ना, कि जिधर हेवी होगा उधर ये नीडल इधर आ जाएगा, ये कांटा इधर आ जाएगा। तो क्या करेगा वो जनरली क्या करता है, यहाँ पर कुछ सामान रखता है और यहाँ पे वो ऐसे 1 किलो का बट्टा रखता है ना, 1 केजी का, और फिर वो इसके देखता है कि वो क्या है, इक्वल आना चाहिए, ज़्यादा आता है इधर तो उसमें से निकालता है, चीनी को निकालता है, फिर उसके बाद या तो कम होता है, अगर वो उधर बढ़ रहा होता है तो ये क्या चीनी कम हो रही होती है तो चीनी और डालता है, ये चीज़ तो देखा होगा सबने। तो जब तक कि वो इस तरह से नीडल ना आ जाए या फिर इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना, वो हर तरह के वेइंग स्केल पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। आजकल तो डिजिटल आ गया है, तो वो नॉर्मल ऐसे रखा जाता है और फिर बता देता है वेट क्या है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, उससे पहले के ज़माने में आ जाइए, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे इस तरह से जब तक इक्वल जो है नीडल नहीं आ जाता है, इक्वल जब तक नहीं हो जाता, जब तक हमें वो नहीं देता है 1 किलो, ठीक है ना। तो अब सेम चीज़ यहाँ पे अगर मैं करूँ तो वो 1 केजी का क्या है, वो कुछ मास है ना उसके पास, उसी से तो वो इक्वल कर रहा है, यानी इक्विलिब्रियम पे ला रहा है उसको, है ना, सामान को। तो यहाँ पर भी हम इसको जो है इसका यूज़ करके हम मान लीजिए कि वो 1 किलो 2 किलो 4 किलो का बट्टा बनाने वाले हैं हम, ठीक है। क्या है वो जो जिस चीज़ से मेज़र कर रहा है वो चीज़ हम अपने से बनाने वाले हैं। जब हमें नहीं रहेगा हमारे पास कि भाई है नहीं 1 किलो 2 किलो का हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको पीसेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसको मैं रहने देती हूँ, इसी पे हम वे करेंगे, ठीक है। ये क्या है ये मैं बता देती हूँ, वेइंग स्केल, वेइंग स्केल, ठीक है। अब देखिए ये 12 केजी को मैंने है ना कितने 6 पीस में बांट दिया इसको, मान लीजिए 6 पीसेस में कर दिया मैंने, टुकड़ा कर दिया इसका, ठीक है। वो मैटर नहीं है कैसे किया, थोड़े से किया, ऐसे काट दिया, क्या किया, यहाँ पे सिर्फ समझना है, वो चीज़ को समझने की कोशिश करिए बस, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए है और ये है ऑब्जेक्ट बी, है ना, इसको ऑब्जेक्ट नहीं माना हमने, जिसका मास हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसका 6 पीस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पीस किया, जिसमें से कि एक को लेकर के यहाँ पे एक लेकर के और इसको लिया, इसको मान लीजिए लिया, ठीक है, इसको ले लिया, ये अननोन मास ऑब्जेक्ट बी का है और ये ऑब्जेक्ट ए का पार्ट है, जो कि कौन सा है, 1/6 पार्ट है, 1/6 कह सकते हैं, ठीक है, 1/6 पीस कह सकते हैं ना इसको, एक पार्ट हमने उठाया तो 1/6 उठा लिया। तो देखिए अब क्या हुआ कि नहीं भाई, तब भी क्या हो रहा है, ये जो है ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा हेवियर, क्या आ रहा है, हेवियर, यानी भारी हो रहा है। तो भारी हो रहा है तो अब क्या किया भाई कि और भी 6 पीस में कर दिया, यानी कि टोटल अब क्या है 12 पीस हमने कर दिया, कितना किया, 12 पीसेस, 12 पीसेस कर दिया। अब जो है 1/6 नहीं 1/12 पार्ट लेके आए, क्या लेके आए, इसका अगर आप 12 पीस कर देंगे एक ऑब्जेक्ट का, उसका एक पार्ट अगर आप लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, 1/12, 1/12, है ना। तो देखिए 1/12 पार्ट जो है, अब क्या ये लिया तो क्या हुआ, ये इक्वल आया, एकदम इक्वल, ठीक है। अब बात आई यहाँ पे, देखिए पार्ट्स कर दिया। अब ईच ब्लॉक जो होगा हमारा, ईच ब्लॉक विल बी ऑफ 1 kg, 1 kg का होगा, क्योंकि टोटल हमारा 12 kg था,
जिसमें से कि हमने 12 पीसेस किए, तो एक पीस कितने केजी का होगा? 1 केजी का, 1 केजी का होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें इसका पता है 1 केजी, तो इसका हम बता देंगे ऑब्जेक्ट बी का 1 केजी, एकदम आसान से लैंग्वेज में आप बता देंगे कि हाँ भैया 1 केजी का था। लेकिन आप ऐसे देखिए, ये असल में है क्या? ऑब्जेक्ट बी का मास है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास लिखना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी कह सकते हैं हम 1 केजी, ठीक है, 1 केजी लिख दिया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू 1/12, कितना पार्ट है? एक, 1/12 ऑफ मास ऑफ, किसका है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। बात आई समझ में? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसके बाद मैं बताती हूँ कि आखिर क्या खेल है इसका, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ए हो गया, ऑब्जेक्ट बी हमें नहीं पता था, जो हमने इससे पता लगा लिया, ठीक है। इसको पार्ट्स में कट करके या कुछ भी ब्रेक करके इसका एक पार्ट लिया और उससे वो क्या हो रहा है? इक्वल आ रहा है। तो ये हो गया हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, जो कि हमने इसी से पहले ही हमने दिमाग लगा लिया था, पहले ही दिमाग लगाया। हम बहुत तेज़ हैं इस चीज़ में कि हाँ भैया ये 1 केजी है, 1 केजी, इस चीज़ में तो तेज़ी ही रहती है, ठीक है। तो अब ये इतना हो गया। अब देखिए इसी तरह से एटम के केस में क्या हुआ था, अब मैं ये थोड़ा सा रब कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये समझाना था बस, ठीक है। अब देखिए एटम के केस में क्या हुआ कि एटम में भी किसी एक, मतलब कि किसी एक एलिमेंट को लेना पड़ा स्टैंडर्ड यूनिट। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट ही तो हमने लिया, वो जो हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और वो जो उस पर रखता है वेट, वो क्या है? वो एक यूनिट है ना, स्टैंडर्ड मान के चल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज़ को मेजर कर रहा है। तो इसी तरह से एटम के केस में, इन केस ऑफ एटम, ठीक है, एटम के केस में क्या हुआ कि स्टैंडर्ड यूनिट किसको लिया गया? स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया कार्बन 12। अब ये कार्बन 12 ही क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? ये आपको आएगा अभी, इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एटॉमिक मास पढ़ेंगे, उसके बाद आइसोटोप्स और आइसोबार्स पढ़ेंगे। तो ये आइसोटोप, वन ऑफ द आइसोटोप क्या है? ये वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि आइसोटोप्स में से एक कार्बन, जो एक आइसोटोप है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो उसमें से एक जो है आइसोटोप यानी कार्बन 12, जिसका एटॉमिक नंबर 12 था, उसको हमने क्या ले लिया? स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया। क्या लिया? स्टैंडर्ड यूनिट। अब जिस तरह से इसको लिया, अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसको स्टैंडर्ड यूनिट लिया तो इसी के चलते बाकी एलिमेंट्स को मेज़र किया गया, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के मास को मेज़र किया गया। अब देखिए इसका है 12, ठीक है, जैसे और भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, एलिमेंट्स एटॉमिक मास। अच्छा उससे पहले ये तो कर लें, जैसे ये किया है हमने, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो अब पहले आया है एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट जो हमारा बना वो कैसे बना? वो किसके इक्वल है? जैसे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ये क्या डिफाइन कर रहा है? 1/12 ऑफ atomic mass of कार्बन 12 एटम होगा ये। देखिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट लिया तो इसको भी तो 12 पीसेस में किया होगा ना, इसको भी तो क्या किया होगा? 12 पीसेस में किया या पार्ट्स में किया है ना? 12 पार्ट्स में आप कर देंगे तो
उसमें का एक जो जिसके बराबर आया वो एलिमेंट 1 AMU हो गया। AMU किसको कह रही हूँ मैं, इसको कह रही हूँ एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, तो वो 1 हो गया। फिर बाकी 1/12 पार्ट, एक पार्ट उसका, एक 1/12 पार्ट उठाएंगे तो 1 AMU होगा। 2 1/12 पार्ट उठाएंगे, यहाँ देखिए मान लीजिए इसी को मैंने कार्बन 12 को मैंने टुकड़े में कर दिया, 1 2 3, ये होगा 1, ये होगा 2/12 यानी कि 1/6, ये होगा 3/12, ये होगा 4/12, ऐसे ही करते करते ये पूरा होगा, ये 1 होगा, ये 1/12 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही होगा 11/12। तो जितने जितने पार्ट्स आएंगे, यानी कि एक पार्ट उठाया तो एक AMU, यानी कि जिसका एटॉमिक मास 1 है, मतलब 1 है, इसका मतलब ये है कि कार्बन 12 का 1/12 जो मास है वो 1 AMU उसका है, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो अभी देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि AMU एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या है, किसको स्टैंडर्ड मान के लिया गया, स्टैंडर्ड यूनिट कार्बन 12, यानी कि ये आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन है, उसमें से कोई एक है कार्बन 12, ठीक है। अभी हम आइसोटॉप्स में देखेंगे कि आइसोटॉप्स मतलब होता क्या और किसके आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। अब कुछ एलिमेंट्स के देख लेते हैं हम, एटॉमिक मास यूनिट जैसे कि कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। अब जैसे कि एलिमेंट्स है यहाँ एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ठीक है। अब एलिमेंट्स में ले लीजिए आप हाइड्रोजन, इसका 1 है। फिर आपको कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि हाइड्रोजन का 1, इसका मतलब है कि 1/12 जो है इसका, किसका, कार्बन 12 का, है ना, कार्बन 12। अब कार्बन 12 है, उसका हमने क्या ले लिया, एक पार्ट ले लिया, तो 12 का एक पार्ट निकालेंगे तो 1 ही ना होगा, ठीक है। 12 का अब ये कितना पार्ट है, 12 + 2 पार्ट और है एडेड, तो क्या हो जाएगा 14। तो इसको अगर हम इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि इसको स्टैंडर्ड यूनिट लिया है हमने, स्टैंडर्ड यूनिट लिया है, तो बाकी चीज़ का आपको पता चल रहा होगा कि कितना, ये क्या है, ये 2 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, मतलब समझ आ रही है ना बात कि सब किस तरह से लिया गया है, इसी को रिस्पेक्ट में लिया गया है, ठीक है ना। इसको क्या माना गया है, स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास जो है, इतना नोट करना तो नोट कर लीजिए, फिर एटॉमिक मास करते हैं। फिर एटॉमिक मास में आपको फिर पीछे यानी आना होगा, जैसे कि मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, वो चीज़। तो मैंने वहाँ पे लिखा था, इससे पहले सबसे पहले जो फिगर बनाया था मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बनाया था मैंने शेल वाला, उसमें मैंने क्या लिखा था, नेग्लिजिबल मास और कंसिडरेबल मास। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा था बहुत नेग्लिजिबल है। हमने ये वहाँ पर भी देखा था, जब हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, गोल्ड फॉइल वाला कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कॉटन का बॉल लिया था एग्जाम्पल, और बीच में हमने रखा था ऐसा मास जो कि बुलेट को भी फेल कर दे, यानी कि वो भी टकरा के वापस चला जाए, ऐसा हमने एग्जाम्पल लिया था, याद है आपको। तो वहाँ पे जब न्यूक्लियस का मतलब डिस्कवर किया गया था, है ना, उसमें हमने देखा था ये कि बीच में ही, यानी कि सब जगह से बुलेट पास कर जा रही है, यानी कि सब जगह से अल्फा पार्टिकल्स चले जा रहे थे, पास हो जा रहे थे, ओके। लेकिन बीच में अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, इतना हेवियर होता है अल्फा पार्टिकल, तब भी वो बीच में से जब पास कर रहा था, तो या तो उसके साइड से अगर हो रहा होगा, यानी न्यूक्लियस ही था वो, अब तो वो बात राज नहीं रही, अब तो वो राज खुल गया कि वो क्या चीज़ था, वो न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस के अगर साइड से जाएगा
साइड से जा रहा है तो वो आगे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, फिर इधर से भी जा रहा है तो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। लेकिन जब बीच में जा रहा है, बीचों बीच, तो वो पूरा उससे भी बहुत हेवी है, तो उससे वो क्या हो रहा है, टकरा करके यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है ना। ऐसी भी थी, मतलब ऐसी रेज भी थी उसमें, अल्फा पार्टिकल्स के रेज थे, ठीक है। तो क्या हो रहा था, इससे हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेग्लिजिबल मास का है, नेग्लिजिबल मास का है, ठीक है, नेग्लिजिबल। और फिर अब प्रोटॉन, यानी कि अब जो आ गया न्यूक्लियस, जो बीच में क्या था, बीच में क्या था, न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस जो है वो उसी में जितना भी, कहने का मतलब उसी के बाद रदरफोर्ड ने ये कह दिया था कि जितना भी मास है एटम का वो सारा एक ही जगह पे है, बीच में, सेंटर ऑफ द एटम में, ठीक है, सारा मास हमारा वहीं पर है। तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस है बीच में, और न्यूक्लियस जो है वो दो चीज कंसिस्ट करता है। दो चीज क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, है ना, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। तो यही दोनों जब इसमें आ रहा है तो यानी कि सारा का सारा मास हमारा मतलब न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर आ रहा है तो हम क्या मानेंगे कि कंसिडरेबल मास हमारा हो जाएगा क्या, न्यूक्लियस का पूरा। यानी कि ये एटम है और बीच में, यानी कि इधर कुछ नहीं बसा हुआ, इधर हवा है बस, और बीच में क्या है, सारा मास है हमारा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से इमेजिन करिए कि एटॉमिक मास का क्या होगा हमारा डेफिनेशन। एटॉमिक मास का डेफिनेशन ये होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है वही डिफाइन करेंगे, मास ऑफ द एटम, ठीक है। तो क्या है, एटॉमिक मास इज, क्या होगा एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in an atom, present in an atom। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या था, खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या था, वो था एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो कर रहा था शो एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या शो कर रहा है, अब दोनों चीजें, है ना, मास जहां पर भी होगा उसको कंसीडर करना पड़ेगा। मान लीजिए इधर भी अगर कोई मास होता कंसीडर करने लायक तो हम उसको भी कंसीडर करते, लेकिन बात यह है कि इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल ही क्या है, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं बहुत लाइट वेट है, ठीक है ना, 0 के अप्रॉक्स है। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए हमने ये माना, और यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं, इसीलिए हमने उनके मास को कंसीडर किया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स का केमिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। उसको नोट कर लीजिए, एटॉमिक मास को। और एक और बात ये कि जैसे ये पूरा एटम है, एटम में बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों होते हैं तो दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। यानी कि अंदर जो, ये इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं एटॉमिक मास को क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। ओके, तो अब देखिए ये हो गया न्यूक्लियॉन्स। अब देखिए केमिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं एक जनरल लिख देती हूँ यहाँ पे, केमिकल
सिंबल ऑफ एन एलिमेंट ऐसे होगा। यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखाएगा, क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और इधर होता है एटॉमिक नंबर, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो इस तरह, और कार्बन का केमिकल सिंबल क्या होता है, C होता है। ये क्या है, कार्बन। तो ये हो गया केमिकल सिंबल भी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, केमिकल सिंबल आपको पता है, केमिकल एलिमेंट का केमिकल सिंबल क्या क्या होता है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको मालूम है कि कार्बन C होता है, हाइड्रोजन H होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O होता है। तो ये सारी चीज़ जो है यहाँ पर इस तरह से हम केमिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये है क्या, यहाँ मैं हेडिंग लिख देती हूँ, ऐसे करके आप डाल लीजिएगा केमिकल। क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है, इसलिए हमें ये भी कर लेना चाहिए, केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि वैलेंसी होगा या क्या है देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, हाँ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स और बाकी फिर आगे टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।